हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है रिप्रोडक्शन और कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सबसे पहले ये जानना है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। एसेक्सुअल मतलब कि सिंगल पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब अगर सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा तो आपने ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है, अगर सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्ट होगा, जो बेबी होगा, वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स का। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा क्यों, वो सिमिलर क्यों होगा? क्योंकि देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स आते हैं। अगर दो पेरेंट्स आएंगे तो ऑब्वियसली दोनों का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होगा, दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्स होगा। और जेनेटिक मटेरियल अगर मिक्स होगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बेबी होगा, उसमें कुछ करेक्टर्स होंगे उसके फादर के, कुछ करेक्टर्स होंगे उसके मदर के। मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा अपने पेरेंट का। लेकिन अगर सिंगल पेरेंट ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स का। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोडक्ट बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट का, आइदर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। बात सबको समझ में आ रही है? मॉर्फोलॉजिकली कहो या जेनेटिकली कहो, दोनों तरह से वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और ऐसा जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसी को अपन बोलते हैं क्लोन। हमने पहले भी सुन रखा होगा, तुम्हें पता भी होगा क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग में क्या बोलते हैं हम लोग कि क्लोन क्या होता है कि अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली पूरी तरह से सिमिलर हो, अगर मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर का एक्सटर्नल अपीयरेंस, जेनेटिकली मतलब जीन्स, दोनों अगर एग्जैक्ट सिमिलर हो, एकदम अपने पेरेंट्स की तरह ही हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्लोन। सबको बात समझ में आ गई? ये क्लोन आपके नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका क्लोन, सबको याद रहना चाहिए। तो क्लोन क्या है कि मॉर्फोलॉजिकली, आपके नीट में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्लोन इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अच्छा, क्लोन जो है वो कौन से रिप्रोडक्शन में बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्सुअल में? ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो क्लोन जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, और अगर सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा तो कहाँ से जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, कहाँ से वेरिएशन आ पाएगा उसमें? उसको में कोई वेरिएशन का सीन नहीं है। जैसा फादर वैसा ही उसका ऑफ स्प्रिंग। बात समझ में आ गई सबको? जैसी मदर वैसी ऑफ स्प्रिंग, उसमें तो खैर फादर मदर का कोई बात ही नहीं है। चलो, तो ये क्लोन समझ गए हम लोग। ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम गलत नहीं करना इस क्वेश्चन को। अब दूसरी बात आती है कि चलिए सर, आपने मुझे बता दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एग्जैक्ट सिमिलर होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किस में? तो याद करो, मैंने बार बार बताया था आपको क्लासिफिकेशन का वो जो टेबल था ना, कि मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ये आपको हमेशा याद रखना है। आपको याद ये रखना है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑलमोस्ट 100% एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं हम लोग। तो सबसे सिंपल था मोनेरा, तो मोनेरा में ऑलमोस्ट 100% आपका क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोटेस्टा में भी ऑलमोस्ट 100% आपका होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर जो फंगस है, फंगस में एसेक्सुअल भी होगा सेक्सुअल भी होगा। प्लांट्स में एसेक्सुअल भी होगा सेक्सुअल भी होगा। एनिमल्स में मेनली सेक्सुअल ही होगा। तो आपको बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे मैंने बताया था ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया, तो इसमें और इसमें तो ऑलमोस्ट 100% आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। बात समझ गए? फंगस में एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा, दोनों तरीके के उसमें बनते हैं। मैं बताऊंगा कैसे, और मैंने पढ़ाया भी है शायद 11th में आपको ये। जो प्लांट्स थे, प्लांट्स में भी एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में मेनली सेक्सुअल होगा। सबको ये बात समझ में आ गई होगी? बढ़ते हैं आगे। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जो प्रोटिस्टा और मोनेरा है, जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, इनमें क्या है कि ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट का, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोनेरा जो और प्रोटिस्टा जो है, कि इसमें होता क्या है कि आपका सेल, द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट ऑफ द सेल डिवाइड इन टू गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल। बहुत सिंपल है डिवीजन ये। जैसे होता क्या है, ये हमने सेल डिवीजन याद है सबको? सेल डिवीजन मैंने बताया था दो तरह से था, एक मियोसिस और एक माइटोसिस। माइटोसिस में याद करो मैंने बताया था कि एक सेल है, इसका एक न्यूक्लियस है, ये सेल डिवाइड कर जाता था दो में, यही होता था, ये सेल डिवाइड कर जाता था दो में। अच्छा, तुम खुद सोच के बताओ, क्या कोई सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो, वो तो पार्ट में डिवाइड कर जाए, इसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जल्दी सोच के बताओ। अगर कोई सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, वो दो पार्ट में डिवाइड कर जाए, उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? वेरी गुड, 100% बोलेंगे।
वो रिप्रोडक्शन ही तो है। इसमें क्या हो रहा है, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड हो रहा है। पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग अगर प्रोड्यूस होगा तो इसे अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये आपका रिप्रोडक्शन है या नहीं है, जल्दी बता दो। ये 100% आपका रिप्रोडक्शन है। सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आई? तो देखो सिंपल चीज़ें हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने याद करो कल बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कभी मरता नहीं है, कभी नहीं मरता है। ऐसा क्यों? देखो, ये जो तुम्हारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कभी भी क्या ये मरेगा? जैसे ही ये मरने वाला होगा ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। तो इसके अंदर भी तो ये जो सेल है तुम्हारा, ये बी और इसको अगर ए मानेंगे, तुम्हारा बी के अंदर भी तो तुम्हारे पेरेंट्स का ही सारा मटेरियल है, उसी का साइटोप्लाज्म है, उसी के न्यूक्लियस का पार्ट है। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि इसमें एक ही सेल है, इसमें एग्जैक्ट पेरेंट्स की ही सारी चीज़ें हैं, उसका साइटोप्लाज्म भी है, उसका न्यूक्लियस भी है। यानी कि क्या ये ए मरा? क्या ए मरा? बिल्कुल नहीं। ए मरा नहीं बल्कि बट गया। ए मरा नहीं बल्कि बट गया। उस वो बट किस किस में गया? तो दो डॉटर सेल्स में वो बट गया। बात समझ में आई? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नो सेल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये आपके नीट का क्वेश्चन है। तो मैंने ये बताया कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। और जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, मैंने बताया था ना, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो सिर्फ सेल डिवीजन अगर हो गया तो उसी को अपन बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। कितना आसान है ये। अच्छा जल्दी से बताओ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म बच्चे बनेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी। गुड, क्लोन। तो सेल डिवीज़न ही एक मोड था रिप्रोडक्शन का, मैंने बता दिया। अब आपको एक टर्म आता है बाइनरी फ्यूजन। ये देखो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा इंफोसिस नहीं करने वाला अभी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोल दो। बाइनरी मतलब होता है दो, फ्यूजन मतलब होता है डिवाइड होता है। तो बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या हुआ कि एक सेल है वो दो पार्ट्स में टूट जाएगा, इसी को अपन बोल देंगे बाइनरी फ्यूजन। किस में होता है ये? तो इसका आपको एग्जाम्पल याद का नाम याद रखना, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये आपको पहले से भी पता होगा, ये हमने जो है 11th में भी पढ़ा था। अमीबा एंड पैरामीशियम में होता है बाइनरी फ्यूजन। दूसरा जो मोड है आपके रिप्रोडक्शन का वो होता है बडिंग। दूसरा जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि देखो, बडिंग में क्या होता है कि एक सिंपल कोई एक सेल है, एक मिनट, एक सिंपल कोई एक सेल है और उस सेल में एक आउटग्रोथ निकलता है। देखो ये एक बाहर की तरफ ग्रो किया, ये नॉर्मल सेल है, इसमें लग रहा है एक बाहर कुछ ग्रो किया। इस आउटग्रोथ को अपन बोलते हैं बड। इस आउटग्रोथ को अपन बोलते हैं बड। और ये बड धीरे धीरे क्या होगा कि ये सेल थोड़ा ग्रो करेगा, थोड़ा और ग्रो करेगा, ये बड थोड़ा और बड़ा होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इससे पूरी तरह डिटैच कर जाएगा, यानी ये अलग हो जाएगा और इसका ये जो बड था वो अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हो सब लोग कि नहीं समझ रहे हो? बडिंग में क्या होगा कि एक आउटग्रोथ निकलेगी, जो आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और एक टाइम ऐसा होगा कि आउटग्रोथ अलग हो जाएगा और मेल पेरेंट जो मेन पेरेंट था वो अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब बडिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हमने पढ़ लिए, एक पढ़ा अपन ने बाइनरी फ्यूजन, दूसरा अपन ने पढ़ लिया बडिंग। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ईस्ट। ईस्ट के बारे में आप याद रखोगे, सॉरी ईस्ट तो हमने पढ़ ही दिया। ईस्ट में आपको मैंने बता दिया कि बडिंग होता है, सब सिंपल है, सारी चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा बडिंग क्या इक्वल डिवीजन है क्या, कि दोनों सेल इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहे हैं क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं। ये डायग्राम में दिख ही रहा है, ये सेल थोड़ा छोटा है और मेन पेरेंट थोड़ा बड़ा रह जाता है। तो बडिंग में जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। एग्जाम्पल बडिंग का हो गया आपका ईस्ट, याद रखना है सबको, एकदम नहीं भूलना है। हमने मोनेरा पढ़ लिया, हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया। इसके बाद हमारा आता है किंगडम फंगी। तो फंगी के बारे में आप याद रखोगे, फंगी में कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, कुछ सेक्सुअल भी होते हैं। सेक्सुअल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एसेक्सुअल के बारे में पढ़ लेते हैं। फंगस में जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है उसमें सबसे कॉमन जो आपका स्पोर है वो हम बोलते हैं जूस्पोर। तो देखो जूस्पोर होता क्या है, जूस्पोर के बारे में आप याद रखोगे, मैंने बताया था 11th में ये चीज़। जूस्पोर जो है वो मोटाइल होता है। फंगस का स्पोर मोटाइल भी हो सकता है, नन मोटाइल भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये सब पढ़ा रखा है 11th में। तो आपको याद इतना रखना है कि फंगस का जो जूस्पोर है वो माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल होता है। माइक्रोस्कोपिक तो होना ही है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखने वाली बात है। अब हमने मोनेरा पढ़ लिया, फंगस पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, ये तीन पढ़ लिया अपन ने। अब थोड़ा सा और आगे आओ कि और कुछ सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि ये सारे नाम जितने भी मैं बोलने वाला हूँ ये आपका नीट में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। नीट को ये पूछने में बहुत मज़ा आता है, सीबीएसई हर बार इससे क्वेश्चन उठाता है। तो आपके कुछ और सेक्सुअल स्पोर्ट्स के नाम, जैसे कि कोनिडिया। कोनिडिया होता है आपको पेनिसिलम में। बर्ड्स होते हैं हाइड्रा में, आपको पहले से पता भी होगा। गैम्यूल्स होता है स्पॉन्ज में, ये नई चीज़ है, ये आपके एग्जाम में आती है। तो कोनिडिया पेनिसिलम में, बर्ड्स हाइड्रा में और गैम्यूल्स स्पॉन्ज में। और सबका देखो डायग्राम दिया हुआ है।
जैसे ये आपका हो गया पेनिसिलम का डायग्राम, और पेनिसिलम में आप देखोगे ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसी को अपन बोलेंगे कोनिडिया। बात समझे, बात समझे। इसके बाद आओ, ये हो गया गैम्यूल्स, ये स्पॉन्ज का डायग्राम है और इसमें आपको ये जो दिख रहा है ये होता है गैम्यूल्स। याद रहेगा, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। गैम्यूल्स स्पॉन्ज में, बर्ड्स हाइड्रा में, और कॉनिडिया आपको मिलेगा पेनिसिलम में। सबको याद रखना है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, और आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा। अब ये तो बात होगी मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी खत्म हो गया। अब प्लांट्स आते हैं, हाइयर प्लांट्स में आते हैं, बात करते हैं हम लोग। और कुछ एनिमल्स में भी ऐसा होता है। प्लांट्स में आपको याद ये रखना है कि प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी को हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सिंपल है, रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी को हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है प्लांट को। तो सिंपल नाम है उसका रनर, दौड़ रहा है, दौड़ दौड़ के रिप्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे याद रखो। राइजोम मैं बताऊंगा क्या होता है। सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। फिर से, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। बहुत सिंपल है, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। ये आपके वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हैं। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, प्रोपग्यूल कहने का मतलब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करने वाला है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये हेल्प करेगा, इसीलिए इसको बोल देंगे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। बात समझे। एग्जाम्पल हो गया रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब। सिंपल, बात समझ में आ रही है। इसको अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग डिटेल में। तो आप इस डायग्राम के देखो, डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में देखोगे, सबने पोटैटो देखा होगा। पोटैटो को जब तुम देखोगे ना तो पोटैटो का जो स्ट्रक्चर है उसमें तुम छोटा छोटा आई बना हुआ देखते हो। देखते हो छोटा डायग्राम, पोटैटो देखना कभी भी। आलू तो सबने देखा होगा यार। कभी भी जाके देखोगे उसमें छोटा छोटा आई बना होता है। वो आई क्या है? वो आई है उसका बर्ड। आई क्या है? बर्ड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सबको? गुड। उसके बाद आते हैं, ये क्या है? जिंजर। सबने देखा होगा जिंजर, अदरक सबने देखा होगा। जिंजर को जब तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसे कुछ स्ट्राइएशन प्रेजेंट होता है। देखो इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखो, ऐसे स्ट्राइएशन प्रेजेंट है। ये जितना भी स्ट्राइएशन है ये क्या है? नोड है। ये क्या है? नोड। याद करो मैंने बताया था नोड और इंटरनोड। प्लांट का वो पार्ट जहाँ से ब्रांच निकलती है, जहाँ से फ्लावर निकलता है, उसे अपन बोलते थे नोड। याद है? याद है? जहाँ से ब्रांच या फ्लावर निकलती थी उसे अपन बोलते हैं नोड। तो ये प्लांट का नोड है, ये जो जिंजर है इसका ये नोड है। ठीक है। अब इस नोड में ही तुम देखोगे इसके नोड के एंड से निकलते हैं बर्ड्स। क्या बर्ड निकलता है? बर्ड। और ये जो बर्ड है यही ग्रो कर जाता है मेन मैच्योर प्लांट में। तो सिंपल, पोटैटो में आइज होती हैं, वैसे ही जिंजर में क्या है? राइजोम होता है। इसी को अपन बोलते हैं राइजोम। याद रखना, बहुत सिंपल है ये। तो रनर, राइजोम। अब इसके बाद, एक मिनट सॉरी, इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तुम देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको देखो तुम यहाँ एक मिनट, ये तुम ध्यान से देखो। अच्छा, ये तुम्हें बल्ब की तरह नहीं लग रहा है? ये शेप बल्ब की तरह है या नहीं है? जल्दी बताओ। ये शेप बल्ब की तरह है या नहीं? जल्दी बताओ। है। तो इसको अगर मैं बल्बिल बोल दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? याद रखने में आसानी है। इसको अगर मैं बल्बिल बोल दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? देखो बायो में क्या रिलेट करके याद रखोगे ना तो गलत कम करोगे एमसीक्यूज। तो ये हो गया बल्बिल। बल्बिल किस में मिलता है? तो अगेव में। बल्बिल किस में मिलता है? अगेव में। कोई दिक्कत? अच्छा, ये भी सबने देखा होगा, ये फ्लावर, मुझे ये प्लांट जो है बहुत लोगों ने देखा होगा। ये लीफ, इस लीफ में क्या होता है कि ऐसे नॉचिंग होता है। ठीक है, देखोगे डायग्राम में नॉचिंग है। अब इस नॉच से ही न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपन बोलते हैं लीफ बड। क्या बोलते हैं इसको? लीफ बड, क्योंकि लीफ में ही बड है, उसी से वो ग्रो कर जा रहा है। लीफ बड। ये आपको किस में मिलता है? तो ब्रायोफाइलम में। ये किस में मिलता है? ब्रायोफाइलम में। अपनी बुक में देखना, स्पेलिंग समझ में आ जाएगी, ब्रायोफाइलम। ठीक है। तो अपन के पास एक और बच गया, वो है ऑफसेट। ऑफसेट देखो क्या है, वाटर हाइसिंथ प्लांट है ये। वाटर हाइसिंथ में क्या होता है कि मान लो एक प्लांट यहाँ ऐसे ग्रो किया हुआ है, ये एक प्लांट ग्रो किया हुआ है। अब इस प्लांट का यहाँ रूट है, इस प्लांट का यहाँ रूट है। बात समझे? और यहीं से इसका एक पार्ट निकल के ऐसे चला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे नई रूट बनती है। ठीक है। और न्यू प्लांट भी बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपन नाम दे देते हैं ऑफसेट। क्या नाम दे देते हैं? ऑफसेट। ऑफसेट नाम से ही लग रहा है ना, एक जगह से जाके दूसरी जगह जाके स्टार्ट हो गया, ऑफसेट। बात समझ में आ रही है सबको? तो सिंपल, आपको इस चीज़ों को इन चीज़ों को याद रखना है। ये भी आपके नीट में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन किस में हेल्प करता है। तो आपको याद रखना, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। क्या क्या? रनर,
राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। तो आपने सारे एग्जाम्पल देख लिए, एग्जाम में बहुत आता है, तो जल्दी बताओ। राइजोम किस में मिलता है? गुड, जिंजर में। बल्ब किस में मिलता है? गुड, अगेव में। ऑफसेट किस में मिलता है? वाटर हाइसिंथ, वेरी गुड। ट्यूबर किस में मिलता है? ट्यूबर नहीं पढ़ा है सर आपने? अरे ट्यूबर पोटैटो में मिलता है, वो जो आई है ना वो ट्यूबर से याद रखना। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? इसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर हाइसिंथ से रिलेटेड, तो ये इकोलॉजी में भी आपको पढ़ना है, बस अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, याद रखो। वाटर हाइसिंथ को तुम ध्यान से देखो, क्या तुम्हें देखने में अच्छा नहीं लग रहा है? ये नहीं लग रहा है? थोड़ा फ्लास्क की तरह इसका शेप है, थोड़ा खूबसूरत लगता है, और इसका फ्लावर भी खूबसूरत होता है। तो हुआ क्या ना कि अंग्रेज़ इसको लेके आए इंडिया में, बंगाल में लेके आए, और उन्होंने कहा कि भाई बड़ा खूबसूरत लगता है, इसको ग्रो कराते हैं। उन्होंने ग्रो करवाया इसको। हुआ क्या, इसको मान लो इतने बड़े एरिया में इन्होंने ग्रो करवाया, इसको मान लो ये पूरा पॉन्ड था तुम्हारा, इस पूरे पॉन्ड में के इस एरिया में बस इन्होंने ग्रो करवाया इसको। लेकिन इसने किया क्या, ये वाटर हाइसिंथ पूरे पॉन्ड में ग्रो कर गया, और वो भी बहुत फास्ट। बात समझ में आ गई? पूरे पॉन्ड में अगर ये ग्रो कर जाएगा और वो भी बहुत फास्ट, तो इस पॉन्ड में मछलियाँ होंगी कि नहीं होंगी? जल्दी बताओ। होंगी। इस पॉन्ड की जो मछलियाँ हैं, उन मछलियों को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा? गुड, कैसे मिलेगा? जब पूरा तो यही खींच जाएगा तो उन मछलियों को मिलेगा क्या? एयर मिलेगा ढंग से? नहीं मिलेगा। गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगा उनको, न्यूट्रिएंट्स में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पीट करेगा ये। बात समझ में आ रही है सबको? तो उन पॉन्ड्स में मछलियाँ ख़त्म होने लगी। बात समझ में आई? और बंगाली और मछली ख़त्म हो जाए तो ये अलग प्रॉब्लम है, तुम लोग मेरे से अच्छी तरह ये बात जानते होगे। तो हुआ क्या, ये जो पॉन्ड को, इस पॉन्ड में इसमें पूरी तरह ये जो ग्रो कर गया, तो इससे जो उसका लोकल इकोसिस्टम है, उसका जो लोकल इकोसिस्टम है, वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ। और इसको इसको इससे लोगों में एक तरह से टेरर आ गया। बात समझ में आई? तो इसीलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया, इस फेनोमेना को नाम दे दिया टेरर ऑफ बंगाल। हम लोग इकोलॉजी में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा इंट्रो मैंने दिया है। इसको अपन बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल क्या, वो सबको समझ में आ गया कि वाटर हाइसिंथ आया, वाटर हाइसिंथ आके ग्रो किया, और उसने ग्रो इतना ज़्यादा किया कि जो लोकल ऑर्गेनिजम्स थे उस इकोसिस्टम के, उन ऑर्गेनिजम्स को दिक्कत आ गई। बात सबको समझ में आ रही है? तो इसी को अपन बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो आपके एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि टेरर ऑफ बंगाल किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, किस प्लांट से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा वाटर हाइसिंथ। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बात समझ में आ गई? अब इसके बाद आप याद रखोगे, सबका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो ट्यूबर, यहाँ देखो मैंने बताया था, ट्यूबर आपको बता रखा है मैंने। पोटैटो ट्यूबर जो है, पोटैटो बड आइस। उसका बाद राइजोम बनाना में भी होता है और जिंजर में भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। सबको याद रहेगा। ब्रायोफाइलम मैंने बता दिया। तो मुझे लगता है ओवरऑल आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आते हैं वो क्लियर हो गए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ चीज़ें और आपको ध्यान देने वाली हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। अभी तक आप बस इतना समझो कि जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका है रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। बार बार रिवाइज करोगे सब याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है। इसके अलावा जेम्यूल्स आपको मिलता है स्पॉन्ज में, बर्ड्स मिलता है हाइड्रा में, कोनिडिया मिलता है पेनिसिलम में, ये तो याद रखना ही रखना है। जू स्पोर्स का स्पोर जो है मोटाइल होता है, ये भी आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ रही है बात? क्लोन क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है आज की क्लास से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। देखो मेरा काम है बता देना, पढ़ा देना, समझा देना, लेकिन उसको रिटेन करना आपका काम है। मैंने जो पढ़ा दिया उसको घर जाओ अच्छे से बार बार रिवाइज़ करो, क्योंकि जब तक तुम उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करोगे, जब तक तुम उसे बार बार पढ़ोगे नहीं, वो चीज़ तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली है। मेरे पढ़ा देने से अगर रिजल्ट होता था तो जितनों को मैंने पढ़ाया है सबका सिलेक्शन हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। मेरे पढ़ाने से किसी का नहीं होने वाला है। जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं हो सकता। तुम्हारा रिज़ल्ट होना या ना होना वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। किसी भी स्टूडेंट का, ये अलग बात है कि जब स्टूडेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है तो हमारे जैसे टीचर्स क्या है, बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हाँ भाई वो मेरा स्टूडेंट था। अरे बात सुन में, लेकिन सच्चाई मुझे भी पता है। एक टीचर का काम है, एक टीचर का काम है कि वो तुम्हें एक रास्ता बता सकता है। मान लो तुम अंधेरी सड़क है और तुम्हें चलना है, तुम्हें कुछ पता नहीं आगे क्या है, मैं या कोई भी टीचर तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता है। टॉर्च से मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता हूँ कि हाँ ये रास्ता है, इसमें तुम्हें ऐसे जाना है, लेकिन जाएगा कौन, चलेगा कौन? चलना तुम्हें है। बात समझ में आ रही है? मैं तो सारे स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाता हूँ, सबको मैं टॉर्च से दिखाता हूँ कि हाँ भाई यहाँ जाना है,
लेकिन क्या सब एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं? नहीं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, और वो बच्चे कौन से होते हैं? जो उस रास्ते पे चलते हैं। तो अब आपको क्या करना है वो आपके हाथ में है। अगर आपको अच्छा करना है, डॉक्टर बनना है, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, बिना मेहनत के तो नहीं होने वाला है। देखो, एक सिंपल एग्ज़ाम है, सिंपल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक एग्ज़ाम है जिसको निकालने के बाद तुम्हारा लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अभी तुम एक नॉर्मल कॉमन आदमी हो, कुछ भी नहीं हो एक तरह से कहो तो तुम, और उसके बाद तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। बात समझ में आई? और ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। 15 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, और उन 15 लाख में मुश्किल से 10 से 15 हज़ार बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं एमबीबीएस के लिए। तो कितना ज़्यादा कंपटीशन है ये तुम्हें समझना चाहिए, है ना? 1 मिनट जो तुम नहीं पढ़ रहे हो, 1 मिनट जो तुम अपना वेस्ट कर रहे हो, वो तुम्हें 10 रैंक 15 रैंक पीछे ज़रूर खींच रहा है। इसीलिए अपना पूरा 100% अपना पूरा एफर्ट तुम्हें अपनी स्टडीज़ पे भी लगाना होगा। ये 2 साल अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया तो आगे की लाइफ में कम से कम बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें तुम्हें बताऊंगा मैं कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्यों एमबीबीएस अच्छा है, क्यों एमबीबीएस बुरा है। मैं इस पर भी एक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप इस पर भी एक वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर उस पर बनाऊँगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, बार बार रिवाइज़ करो। और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलो, थैंक यू।